सवाल यह साधारण पैमाना अधिकतम कितनी इकाइयों को माप सकता है? तो 2 इकाइयों को माप सकता है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर को। सेंटीमीटर और मिलीमीटर को, जैसे देखिए 1 सेंटीमीटर और इसमें मिलीमीटर है। एक बात ये अभी ध्यान रखें कि एक ठो होता है डायगोनल स्केल, इसके द्वारा मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर तीनों को मापा जा सकता है। देखिए चोक कॉइल क्या होता है? चोक कुंडली में इंडक्टेंस हाई होता है तथा रेजिस्टेंस लो होता है। इंडक्टेंस हाई होता है तथा रेजिस्टेंस लो होता है। इसका यूज हम लोग रॉड जलाने में करते हैं। इसमें पावर लॉस को मिनिमम करने के लिए किया जाता है। किसी गियर के पिच सर्कल और दांतों के निचले हिस्से के बीच की दूरी को डिडेंडम बोला जाता है, डिडेंडम, और ऊपर वाले हिस्से को अडेंडम बोला जाता है, अडेंडम। यह देखिए पिच सर्किल है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर 2 मीटर की ऊंचाई तक कूद सकता है। वह व्यक्ति उस ग्रह पर कितनी ऊंचाई तक कूद सकेगा जिसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व के समान है लेकिन त्रिज्या पृथ्वी की आधी है? तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण का 2 फार्मूला होता है। एक फार्मूला स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू एम.ई बटे के R.E स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो स्मॉल जी है वह त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तथा जो द्रव्यमान है उसके समानुपाती है। और देखिए दूसरा घनत्व के फार्म में जो फार्मूला होता है स्मॉल जी बराबर 4/3 पाई इंटू रो इंटू कैपिटल जी इंटू R.E। मतलब कि इस घनत्व वाले फार्मूला में जो गुरुत्वीय त्वरण है वह त्रिज्या r के समानुपाती है। तो देखिए घनत्व सेम है और त्रिज्या क्या है, आधी है, तो वहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वह भी आधा हो जाएगा। अब देखिए जब गुरुत्वीय त्वरण आधा हो जाएगा तो देखिए पृथ्वी पर 2 मीटर कूद रहा है तो वहाँ पे 4 मीटर कूदेगा। एक स्प्रिंग तुला पर एक वस्तु का भार 100 न्यूटन है। यदि तुला को एक ऐसे रॉकेट में ले जाया जाए जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊर्ध्वाधर ऊपर जा रहा है तो तुला का नया पाठ्यांक क्या होगा? जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए चूंकि तुला ऊपर जा रहा है अतः वहाँ पे प्लस लगेगा। तो देखिए r बराबर हो जाएगा यम जी कोष्टक में 1 प्लस ए बटा के जी। r बराबर यम जी कोष्टक में 1 प्लस ए बटा के जी। यहाँ पे ए देखिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जी का मान 10 दिया हुआ है और यम जी का मान 100 न्यूटन दिया हुआ है। तो इसमें रख देंगे तो r का मान आ जाएगा 150 न्यूटन, यानी नया पाठ्यांक 150 न्यूटन आएगा। वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन तथा लिए गए कुल समय के अनुपात को एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसका आधार क्षैतिज तल बोले तो HP पर रखा है, उसके प्रथम कोण प्रक्षेपण में सामने का दृश्य और ऊपर का दृश्य क्रमशः कैसा दिखाई देगा? तो देखिए यहाँ पे रखा गया है। फ्रंट व्यू देखिए यहाँ पे आयत दिखेगा और टॉप व्यू जो होगा वो गोला दिखेगा। रेक्टेंगुलर एंड सर्कल आंसर सही हो जाएगा। देखिए इसमें 5 ठो सार्थक अंक है। दशमलव के बाद जो एंडिंग वाला 0 होता है वह सार्थक होता है, लेकिन यदि दशमलव न हो तथा 0 से एंड हो तो उस 0 को सार्थक नहीं लेते हैं, जैसे यहाँ पे सार्थक नहीं लिया जाएगा। सवाल दिया है विरामावस्था से शुरू होकर एक बाइक 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि त्वरण एक समान हो तो इस दौरान बाइक द्वारा तय की गई दूरी क्या है? देखिए 0 मीटर पर सेकंड से 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड का गति प्राप्त कर लेगी, यानी कि इसका त्वरण हो जाएगा 15 बटा के 5 बोले तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण का मान आ जाएगा। अब देखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as वाले फार्मूला में रख कर s का मान निकालेंगे। u का मान ध्यान रखिए 0 लेंगे, आ जाएगा 37.5 मीटर। जब एक रेखा दोनों संदर्भ समतलों HP और VP के समानांतर होती है
तो उसके द्वारा प्रक्षेपण किसके समानांतर होता है। तो देखिए यहाँ पे HP और VP को बनाया गया है, और यहाँ पे ये जो है रेखा है, इसको इधर से देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा, और देखिए इसको जब टॉप से देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, यानी वह रेखा XY के पैरेलल होगी। निम्न नामित ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो देखिए A नोट का यहाँ पे 1000 यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A1 इसका आधा 5,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए A2 इसका आधा यानी 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। A3 आधा 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। A4 A3 का आधा यानी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी A4 का साइज होगा। देखिए JPEG का फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG का फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और MPEG का फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो देखिए www.education.nic इन यह शिक्षा से संबंधित है। यह भी NCERT.nic यह भी है। यहाँ पर देखिए www.onlineesbi.com यह शिक्षा से संबंधित वेबसाइट नहीं है। यहाँ पे एक रजिस्टेंस है, इसका विभवांतर नापना है, तो इसके समांतर में देखिए यहाँ पे वोल्टमीटर लगाया गया है, और ध्यान दीजिए वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वह जो रजिस्टेंस जुड़ा हुआ है पॉजिटिव सिरे से, तो उसी जगह पे जोड़ेंगे। और देखिए वोल्टमीटर का नेगेटिव सिरा, जो बैटरी का नेगेटिव सिरा है, यहीं पे जोड़ेंगे। और ध्यान दीजिए कि जो वोल्टमीटर होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। देखिए जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज मापना होता है उसके समांतर में वोल्टमीटर को जोड़ते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए वोल्टमीटर बनाने के लिए जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं तो वह वोल्टमीटर बन जाता है। अतः देखिए पहला स्टेटमेंट, धारा मापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाकर इसे बनाया जाता है, यह बात सत्य है। दूसरा, यह विभवांतर मापता है, यह भी बात सत्य है। दूसरा, परिपथ में इसे दो बिंदुओं के बीच समानांतर में लगाया जाता है, यह भी बात सत्य है। यह प्रतिरोध को मापता है, यह गड़बड़ है। देखिए डिडेंडम सर्किल, पिच सर्किल। अब देखिए एडेंडम सर्किल। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर आवर होता है, यह बात एकदम गलत है। देखिए पृथ्वी का पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखिए ग्रहों के गति नियम न्यूटन ने दिए थे, यह भी बात एकदम गलत है, केपलर ने दिया था। तो पलायन वेग का मान कक्षीय चाल से 41.4% अधिक होता है, यह बात सही है। पलायन वेग का मान कक्षीय चाल से 41.4% अधिक होता है, यह भी बात सत्य है। देखिए इसके वेलोसिटी का फार्मूला होता है करड़ी में 2g × RE, तथा कक्षीय चाल का फार्मूला होता है करड़ी में g × RE। अब देखिए VE/V0 का मान होता है करड़ी में 2, बोले तो 1.414 बटा के 1, यानी कि यदि V0 का मान 1 हो तो VE का मान 1.414, यानी कि देखिए ये यहाँ पे यदि VO का मान 100 हो तो जो पलायन वेग का मान होगा वह 141.4, यानी 41.4% कक्षीय चाल से ज़्यादा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बर्फ पानी में तैरती है क्योंकि इसका घनत्व तो कम होता है, यह बात एकदम सत्य है। देखिए पानी का जो डेंसिटी होता है वह 1000 होता है, जबकि बर्फ़ का डेंसिटी 900 होता है। इसीलिए जब बर्फ़ जब तैरता है तो उसका 10% हिस्सा ऊपर रहता है तथा 90% हिस्सा नीचे डूबा रहता है। जब बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाती है तो इसका तल बढ़ जाता है। यह बात देखिए गलत है।
किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? मैक्सवेल का दाएं हाथ का अंगूठा नियम। देखिए यहाँ पे इस जो तार है इसमें करंट फ्लो कर रही है और यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार देखिए बन रहा है गोलाकार रूप में। यदि एक पंख एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में समान ऊंचाई से एक साथ स्वतंत्र रूप से गिर रही हो तो, जब स्वतंत्र रूप से निर्वात में गिर रही हो तो पंख जमीन तक पहुंचेगा, रबड़ गेंद जमीन तक पहुंचेगा, ये सभी समान समय में पहुंचेंगी और वह जो समय होगा वह होगा कड़ी में 2h/g, कड़ी में 2h/g। लेकिन देखिए अगर निर्वात की जगह पे हवा हो तो जो वस्तु भारी होगी वह पहले जमीन पर पहुंचेगी। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाइए। देखिए जो त्वचा कैंसर होता है वह अल्ट्रावायलेट किरणों से होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल से संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है और ओजोन होल जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से होता है। देखिए जो अमीटर होता है उसको किसी सर्किट में करंट मापने के लिए जो लोड लगा होता है उसके सीरीज में लगाया जाता है। और ध्यान दीजिए जो अमीटर का पॉजिटिव सिरा होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तथा नेगेटिव सिरा जो बैटरी होता है उसके नेगेटिव सिरे की तरफ जोड़ा जाता है। और दूसरा बात देखिए अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वह 0 होता है। और ध्यान दीजिए जो अमीटर होता है उसको बनाने के लिए जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके पैरेलल में बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है जिसे शंट रेजिस्टेंस बोला जाता है। देखिए बोतल खोलने वाला जो होता है वह सेकंड क्लास का उत्तोलक होता है, कैंची फर्स्ट क्लास का उत्तोलक होता है क्योंकि जो फलक्रम होता है वह बीच में होता है, तथा बैट तथा क्रिकेट का बैट और जो हॉकी स्टिक होती है वह थर्ड क्लास का उत्तोलक होती है। गलत विकल्प चुने। देखिए पहला दिया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, यह बात सत्य है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि यदि किसी प्रणाली पर कुल बल 0 है तो प्रणाली के किसी भी कण का त्वरण 0 नहीं है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इफ द नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम इज 0 द एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज नॉट 0। यही रॉन्ग है। दूसरा एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट सिमुलटेनियसली, यह भी सत्य है। द एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, यह बात सही है। देखिए हम जानते हैं F बराबर होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, तो देखिए F इंटू डेल्टा T बराबर P, यानी कि बल और समय का। ड्राइंग बोर्ड की कई आकार होते हैं। D1 नामित बोर्ड का साइज बताओ। D0 का देखिए आकार होता है 1500 × 1000 × 25। D1 का आकार 1000 × 700 × 25। D2 का 700 × 500 × 15। D3 का 500 × 300 × 15। देखिए ड्राइंग बोर्ड में जो ये पतली पतली पट्टियाँ लगी हैं 5 ठो, इन्हें स्ट्रिप बोला जाता है और इनको सपोर्ट देने के लिए जो 2 ठो लगा होता है इसे बैटन बोला जाता है। और देखिए ड्राइंग बोर्ड मुलायम लकड़ी से बनता है, कभी भी हार्ड लकड़ी से नहीं बनता है। एक पिंड 5 मिनट में 80 अंश सेल्सियस से 70 अंश सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। उसी पिंड का तापमान 70 अंश सेल्सियस से 60 अंश सेल्सियस तक कब गिरेगा? तो देखिए पहले कोई भी वस्तु जो ठंडा होती है वो तेज ठंडा होती है और बाद में धीमी गति से ठंडी होती है। यानी कि जब 80 अंश से 70 अंश तक ठंडा हो रहा है तो 5 मिनट का समय लग रहा है, तो अब 70 अंश सेल्सियस से 60 अंश सेल्सियस तक ठंडा होने में 5 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा।
द्रव्यमान स्मॉलियम का एक पिंड एक गहरी खदान की तलहटी में ले जाया जाता है। फिर इसका वजन जो होगा वह घटेगा। ध्यान रखें, पृथ्वी के ऊपर भी जी का मान घटता है तथा नीचे भी जाने पर जी का मान घटता है। इसी वजह से इसका वजन भी घटेगा। निम्नलिखित में से कौन सा आग का कारण नहीं है? देखिए, गलत फ्यूज रेटिंग लगाना यह आग का कारण होगा। ढीला कनेक्शन यह भी आग का कारण हो सकता है। अब देखिए, डैमेज्ड इंसुलेशन बिटवीन लाइन एंड न्यूट्रल यह भी आग का कारण हो सकता है। बट ध्यान दीजिए, 3 फेज मोटर में रिवर्स कनेक्शन यह आग का कारण नहीं होता है। यह रिवर्स डायरेक्शन का कारण तो होता है लेकिन आग का कारण नहीं हो सकता है। समान पदार्थ से बने दो गोलों का व्यास एक संबंधी 2 के अनुपात में है। समान पदार्थ से बने दो गोलों का व्यास एक संबंधी 2 के अनुपात में है। उनकी तापीय क्षमता किस अनुपात में है? थर्मल कैपेसिटीज। देखिए, हम जानते हैं तापीय क्षमता थर्मल कैपेसिटी का फार्मूला होता है m/c। यहाँ पे c जो है विशिष्ट ऊष्मा है। अब देखिए, जो इसको m को डेंसिटी के रूप में खोलेंगे तो क्षमता का फार्मूला आ जाएगा ρ/v/c। अब देखिए, विशिष्ट ऊष्मा गुणांक जो है कि पदार्थ सेम है अतः सेम रहेगा। और देखिए, सेम पदार्थ है इसलिए डेंसिटी भी उसका सेम रहेगा। बट ध्यान दीजिए, इसका जो व्यास है वह अलग अलग है अतः जो आयतन होगा वह अलग होगा। तो जो आयतन होता है वह जो त्रिज्या होती है उसके 3 घात के अनुपाती होता है। मतलब कि ऊष्मीय क्षमता जो होगा वह 1/8 के रेशियो में हो जाएगा। उपरोक्त छवि इनमें से किसे इंगित करती है? तो रेडियो एक्टिव हैजार्ड। त्रिभुज के अंदर यदि पंखा बना हो तो वह रेडियो एक्टिव हैजार्ड को प्रदर्शित करता है। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट हैजार्ड। देखिए, बायो हैजार्ड, बायो हैजार्ड, फ्लेमेबल हैजार्ड, एक्सप्लोसिव हैजार्ड, डेंजर का प्रतीक, एक्सप्लोसिव, रेडियो एक्टिव हैजार्ड, पॉइजन, केमिकल वेपन्स, ऑक्सीडाइजर, कोरोसिव, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, लेजर रेडिएशन, मैग्नेटिक फील्ड, एलर्जिक सब्सटेंसेस। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस वे गैस होती हैं जो टेम्परेचर को पृथ्वी पर आने तो देती हैं लेकिन जाने नहीं देती हैं। गैसें जो वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं, इनके अंतर्गत CO2, CH4 और NO2 होती हैं। अभियांत्रिकी आरेखन में मुख्यतः कितने प्रकार की रेखाएं प्रयोग की जाती है? तो देखिए, 10 प्रकार की रेखाएं प्रयोग की जाती हैं। देखिए, इसमें जो पहली ABCD जो रेखा होती हैं वह कॉन्टिन्यूअस होती हैं, मतलब कहीं पे कटी नहीं होती हैं। और दूसरी टाइप की रेखा जो होती है EFGHJK यह डिसकंटिन्यूअस होती है, मतलब यह कटी हुई रेखा होती हैं। कंटेनर A और कंटेनर B में बराबर मात्रा में उबलता पानी भरा जाता है और कंटेनर में पानी का तापमान कुछ समय बाद थर्मामीटर से मापा जाता है। यह देखा गया कि कंटेनर A का तापमान कंटेनर B की तुलना में बहुत कम है। संभावित कारण क्या है? कंटेनर A एल्युमिनियम से बना है और कंटेनर B प्लास्टिक से बना है। यह बात सही है, क्योंकि जो एल्युमिनियम होता है वो ऊष्मा की सुचालक होती है। तो जो एल्युमिनियम का पात्र होगा वह ऊष्मा को बहुत जल्दी खींचकर अपने से बाहर भेजने लगेगा, जबकि जो प्लास्टिक होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः ऊष्मा को रोके रहेगा। दूसरा, कंटेनर A पर ढक्कन है और कंटेनर B पर भी ढका नहीं है, यह गलत है। तीसरा, कंटेनर A स्टील से बना है और कंटेनर B मिट्टी से बना है, यह भी बात सही है। देखिए, जो प्लास्टिक, लकड़ी, मिट्टी होती है वो ऊष्मा का कुचालक होती है, इसीलिए ऊष्मा को रोक कर रखेगी, जबकि स्टील ऊष्मा को बाहर फेंक देगी।
B2 डायमेंशन लाइन, यह सही बात है। जो लाइन होती है ये डायमेंशन लाइन होती है, इसे B2 बोला जाता है। देखिए जीवन कटिंग प्लेन लाइन, यह गड़बड़ है। जीवन कटिंग प्लेन लाइन नहीं होती है। जो जीवन होती है वे सेंटर लाइन होती है तथा ये चेन प्रकार की होती हैं। और देखिए A1 आउटलाइन, यह सही है। जो आकृति हम बनाते हैं उसका जो आउटलाइन, जो बाहरी ये सब आकृति होती है, इसे हम लोग A1 बोला जाता है इस लाइन को। देखिए कटिंग प्लेन लाइन जो होती हैं वे ऐसे ऐसे होती हैं। देखिए जीवन सेंटर लाइन, एक बड़ा डैश फिर दो छोटा डैश, फिर एक बड़ा डैश फिर दो छोटा डैश, इस प्रकार बनती है। निम्न में से कौन सा समुद्री प्रदूषक नहीं है? घोलित ऑक्सीजन, बाकी बात करें प्लास्टिक, तेल, ये सभी समुद्री प्रदूषक हैं। देखिए एन इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर, यह सही बात है। दूसरा इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर कंडीशन, यह भी सही बात है, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक निश्चित गियर ट्रेन में ड्राइवर के 24 दांत होते हैं जबकि चलित के 8 दांत होते हैं। चलित 36 बार घूमता है चालक के प्रत्येक मोड़ के लिए। देखिए यहाँ पे 2 गियर हैं, इसमें जो दांतें हैं T1 तथा स्पीड N1 है। इसका जो दांता है वो T2 और स्पीड N2 है। तो ध्यान रखें N1 T1 बराबर N2 T2, N1 T1 बराबर N2 T2। यहाँ से देखिए N1 का स्पीड निकाल लेंगे तो 12 हो जाएगा। जब एक धातु के तार पे विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो देखिए इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक धातु का तार है, इसमें देखिए एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे सही इकाई में नहीं दर्शाया गया है? देखिए स्ट्रेस का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन जो है कि विमाहीन राशि है तो इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एकदम सही है। दूसरा सरफेस टेंशन बराबर होता है बल बटा के लंबाई, यानी न्यूटन पर मीटर, यह भी सही है। देखिए एनर्जी की विमा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, यही गलत है क्योंकि जब द्रव्यमान का गुणा वेग में करते हैं तो संवेग आता है, न कि ऊर्जा। देखिए प्रेशर बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यह भी सही है, यानी तीसरा ऑप्शन गलत है। कोणीय संवेग की इकाई क्या है? कोणीय संवेग जेड बराबर होता है m इंटू वी इंटू आर, अर्थात किलोग्राम गुणे के मीटर पर सेकंड गुणे के मीटर। तो देखिए यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अब देखिए किलोग्राम इंटू मीटर, इसमें देखिए ऊपर नीचे यस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर बटा के यस स्क्वायर, यानी कि यह बल का मात्रक है जिसे न्यूटन एन लिखेंगे, एन इंटू एम इंटू यस। और देखिए न्यूटन का जब गुणा करेंगे मीटर में तो वह कार्य का विमा आ जाता है, मतलब कि जूल सेकेंड हो जाएगा। ए लिक्विड हुज डेंसिटी इज ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज यूज्ड एज ए बोरोमेट्रिक लिक्विड, देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल सेंटीमीटर ऑफ द लिक्विड प्रेशर। देखिए जो बैरोमीटर होता है वहाँ पे प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर Hg/Ch होता है। देखिए हम जानते हैं P बराबर होता है रो इंटू जी इंटू H होता है। यहाँ पे देखिए P कांस्टेंट है तथा G भी कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं H प्रोपोर्शनल 1/रो, मतलब कि जो हाइट होती है वह डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखिए पारे की जगह पर ऐसा तरल डाला जाता है जिसका कि जो डेंसिटी है वह 2 गुना है। देखिए जो ऊंचाई होगा वह आधा हो जाएगा, यानी 380 मीटर लिक्विड
CH हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा है, तो जो 380 आया है उसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो 38 आ जाएगा। किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? तो देखिए विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला हम बताएं, C बराबर Q बटा के m इंटू डेल्टा टी। Q बराबर m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ से C बराबर Q बटा के m इंटू डेल्टा टी। अब देखिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा पूछे तो जो m है यहीं पे मोलर ले लेंगे, मोलरता म्यू ले लेंगे, तो देखिए इस प्रकार दिखने वाला फार्मूला यही है, अतः C वाला ही सही हो जाएगा। वेग समय ग्राफ का कौन सा प्रकार भौतिक रूप से असंभव है? तो देखिए ए वर्टिकल लाइन, यही असंभव है। देखिए टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे वेग समय का ग्राफ है, तो देखिए यहाँ पे इस तरफ वर्टिकल ग्राफ खींचेंगे तो मतलब टाइम कांस्टेंट है और वेग बढ़ रहा है, ऐसा असंभव है। द डिफरेंस बिटवीन हैजार्ड एंड रिस्क इन सिक्योरिटी इज, सुरक्षा में खतरा और जोखिम में अंतर है। डेंजर इज द सोर्स ऑफ हार्म, द रिस्क इज द लाइकलीहुड दैट ही विल केस हार्म। खतरा नुकसान का स्रोत है, जोखिम वह संभावना है कि वह नुकसान पहुंचाएगा। तेल पानी पर तैरता है क्योंकि तेल का घनत्व पानी से कम और तेल पानी में अमिश्रणीय है। देखिए तेल का घनत्व 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। 70 किलोग्राम के पिंड को पूर्णतः जल में डुबाने पर वह 20,000 सेंटीमीटर क्यूब जल विस्थापित करता है। पिंड का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब 70 किलोग्राम पिंड को पानी में डुबाते हैं तो जितना उस पिंड का आयतन होगा उतना ही जल हटाएगा, मतलब कि पिंड का जो आयतन होगा वह 20,000 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब कि 1 मीटर क्यूब में जो होगा 100 के पावर 3 जो सेंटीमीटर होगा हो जाएगा, यानी इसमें भाग लगा जाएंगे तो जो वस्तु का आयतन होगा वह 2 गुणे के 10 के पावर -2 मीटर क्यूब आयतन हो जाएगा। और हम जानते हैं स्मॉल m बराबर रो इंटू भी होता है, तो देखिए यहाँ से जो घनत्व रो बराबर हो जाएगा वह 70 बटा के 2 गुणे के 10 के पावर -2, यानी कि जो घनत्व होगा वस्तु का वो 3500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपेक्षिक घनत्व पूछा है, तो आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटा के द्रव का घनत्व, यानी 3500 बटा के 1000 यानी 3.5 आ जाएगा। स्क्रू सेल्फ लॉकिंग अकर्स व्हेन द स्क्रू itself does not loosen under the load because the frictional force of the thread is greater than the force trying to reverse the screw। देखिए सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या होता है? यह एक इरिवर्सिबल मशीन होती है। इसमें जो फ्रिक्शन एनर्जी होता है वह आउटपुट एनर्जी से ज़्यादा होता है। मतलब कि जैसे हम कोई स्क्रू से किसी पेच को कसते हैं तो कस कर छोड़ देते हैं तो वह क्या होता है कि वह उसी पर स्थिर हो जाता है क्योंकि घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है। लेकिन अगर यहीं पे जो सिंपल मशीन जैसे गिरनी है, कुआं से पानी खींचते हैं और अगर उसको हम एक बार छोड़ देंगे तो वह वापस पुनः कुएं में ही पानी गिर जाएगा। तो जो पुल्ली है वह जो है कि सेल्फ लॉकिंग मशीन नहीं है, अतः ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेल्फ लॉकिंग का मतलब जहाँ कहीं पर मशीन पर काम करते वक्त हम काम को बंद कर दें, मशीन वहीं पर लॉक हो जाती है। 27 अंश सेल्सियस पर एक गैस 3 लीटर स्थान घेरती है। स्थिर दाब पर आयतन 4 लीटर होने पर अंतिम तापमान प्रति अंश सेल्सियस में क्या होगा? देखिए स्थिर दाब है
जब पी कांस्टेंट होता है तो जो आयतन होता है वह टेम्परेचर के अनुपाती होता है या चार्ल्स का नियम बताता है, अर्थात कि V1/V2 बराबर T1/T2। इसी फार्मूला को लगा देंगे 127 सेल्सियस आ जाएगा। गिरती हुई वस्तु की अंतिम वेग टर्मिनल वेलोसिटी तब प्राप्त होती है जब द एयर रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स इज जीरो, द स्पीड इज कांस्टेंट। मतलब कि देखिए, यदि जब बरसात की बूंद वायुमंडल से नीचे आती है तो देखिए पहले लगातार उसका वेग बढ़ता जाता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे जो नीचे से घर्षण बल लग रहा है वो उसके जो ऊपर से गिर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उसके बराबर हो जाता है। तो वहाँ पे जो वेग हो जाता है वह कांस्टेंट हो जाता है, तो उसी को टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। यह देखिए पानी में भी लगता है। पानी में भी जब कोई किसी वस्तु को गिराते हैं तो पहले तो वेग बढ़ता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ गई है जहाँ पे घर्षण बल और वस्तु पर जो लग रहा है बल वह बराबर हो जाता है, वहाँ पे वेग स्थिर हो जाता है। वेग समय ग्राफ का ढाल देता है और उसके नीचे का क्षेत्रफल क्या देता है। तो देखिए, जब भी हम वेग और टाइम के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो देखिए इसका जो स्लोप होता है, स्लोप बोले तो V/T करेंगे तो वह त्वरण को देगा। और देखिए एरिया बोले तो देखिए यहाँ पे वेग और समय का गुणा करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो यह जो होता है डिस्प्लेसमेंट को देता है। एक कार विराम से चलना शुरू करती है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 10 सेकंड त्वरित होती है, फिर 10 सेकंड स्थिर गति से चलती है। कुल दूरी है, देखिए कार है जो विरामावस्था 0 से चल रही है और 10 सेकंड तक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित हो रही है। तो देखिए यहाँ पे जो वेग हो जाएगा वह 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 10 का गुणा जो है त्वरण में कर देंगे। अब देखिए 40 मीटर पर सेकंड जब स्पीड प्राप्त हो रही है तो उसके बाद वह इस गति इसका स्थिर हो जा रहा है और 10 सेकंड तक यात्रा कर रही है। और देखिए यहाँ पे भी 40 मीटर पर सेकंड ही स्पीड है। तो देखिए ये वाली जो दूरी है यह सिंपल से जो होगा स्पीड गुणे के समय, यानी 40 गुणे 10 बोले तो 400 मीटर स्थिर गति से चलेगी। वहाँ पे स्पीड उसका 40 मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन देखिए ये पहला 10 सेकंड है, यहाँ त्वरित गति से चल रही है, मतलब गति लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 40 मीटर पर सेकंड प्राप्त कर रहा है। इस यानी यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 40/2। अब देखिए दूरी हो जाएगा 20 गुणे के 10 यानी 200, दोनों को जोड़ देंगे तो 600 मीटर दूरी तय करेगी। कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में कथनों पर विचार करें। किसी वस्तु पर किया गया कार्य, नेट कार्य, उसकी गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। W नेट बराबर डेल्टा के ई, यह बात सही है। स्टेटमेंट 2, इफ द नेट फंक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन इट्स काइनेटिक एनर्जी मस्ट आल्सो बी जीरो। यदि किसी वस्तु पर नेट कार्य शून्य हो तो उसकी गतिज ऊर्जा भी शून्य होनी चाहिए, यह गलत है। देखिए गतिज ऊर्जा कांस्टेंट होती है, उस समय भी जो कार्य होता है वह शून्य ही होता है। ठीक है, 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर सार्थक अंकों का महत्व देते हुए हल करना है। तो एक कॉन्सेप्ट देख लिए कि सार्थक अंक में जोड़ते तो हैं, जोड़ लेते हैं, और फिर ध्यान रखें कि जो मिनिमम सार्थक अंक वाला होता है उसी के अनुसार लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2.34, 1.356, 1.11 है, इन सबको जोड़ेंगे, लेकिन जो फाइनल आंसर होता है वह 1.1 के फार्म में ही लिखेंगे। तो देखिए 4.796 को इसके फार्म में बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे 4.7 लिखेंगे तो यह भी गलत हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ करते हैं। और देखिए यहाँ पे 9.6 है जो कि 5 से ज़्यादा है, तो इसको 4.8 लिखेंगे। यदि यह 9 की जगह पर 4 होता तो 4.7 सिंपल से लिख देते।
इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी गतिमान भाग की वैकल्पिक स्थिति को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है? तो फैंटम लाइन बोले तो मूविंग पार्ट को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे एक पेंडुलम है, यह इस प्रकार की गति कर रहा है, तो इसको दर्शाने के लिए देखिए एक लंबी लाइन, फिर दो ठो छोटी लाइन, फिर एक ठो लंबी लाइन, फिर दो ठो छोटी लाइन, ऐसा दिखाया जाता है। इसे फैंटम लाइन बोला जाता है। और देखिए जो फैंटम लाइन होती है वो लॉन्ग डैश 2 पॉइंट थिन लाइन द्वारा दिखाया जाता है। बंदूक और गोली के मामले में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो देखिए एक चीज़ आगे जाए और दूसरी चीज़ पीछे आए तो वहाँ पे ध्यान रखिए रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। रॉकेट में भी रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। यदि किसी पदार्थ का बीटा बराबर 4×10⁻⁻5 प्रतिशत सेल्सियस है तो उसका गामा आयतन प्रसार गुणांक कितना होगा? हम जानते हैं अल्फा बीटा गामा में जो रेशियो होता है 1:2:3 होता है, निकाल लें। आईएस परंपराओं के अनुसार टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट के नीचे दाएं कोने में रखा जाता है। यह बात एकदम सही है। देखिए ड्राइंग शीट के टाइटल ब्लॉक में शीट का आकार शामिल नहीं होता है, यह बात सत्य है। कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित रूप से सहेज कर रखने वाले स्थान को फोल्डर कहा जाता है। कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित रूप से सहेज कर रखने वाले स्थान को फोल्डर बोला जाता है। जब एक रेखा किसी तल के समांतर होती है तो उस तल पर उसका प्रक्षेपण कैसा होता है? इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, यहाँ पे एक रेखा है जो एचपी के समांतर है, तो देखिए उस तल पर जो देखिए प्रक्षेपण है वह एक्चुअल लेंथ के बराबर यहाँ पे मिल रहा है। 1500 हीटर का उपयोग 2 किलो पानी को 20 अंश सेल्सियस से 80 अंश सेल्सियस तक गर्म करने के लिए किया जाता है, यह मानते हुए कि कोई गर्मी का नुकसान नहीं है। अनुमानित समय क्या है? देखिए सबसे पहले इसको 20 अंश सेल्सियस से 80 सेल्सियस तक गर्म करने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसका मान निकालेंगे। Q बराबर m/c/ΔT। तो देखिए यहाँ पे C का मान दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल प्रति किलोग्राम अंश सेल्सियस, यानी 2 × 4200 × 60 जूल, यानी देखिए यहाँ पे इतना मान आ जाएगा। अब देखिए यह इतना एनर्जी है यह 1500 वाट के हीटर द्वारा दिया जा रहा है। तो देखिए मान लीजिए कि 1500 वाट हीटर द्वारा T समय तक दिया जाता है, तो 1500 × T बराबर 2 × 4200 × 60, यहाँ से T का मान आ जाएगा 336 सेकेंड। अब देखिए इसमें 60 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 5.6 मिनट।